बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईस्ट वेस्ट फोरम में आज हमारे पास चूँकि एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। जब से हमने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया, इंसानी हुकूक़ के लिए जितनी भी तंजीमें काम करती हैं और जो कुचला हुआ तबका है इस पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में या पूरी दुनिया में, तो हमारा ये काम इस फोरम के नाते ये ज़िम्मेदारी हम पे आई थी कि हम इन तबकात को उन इदारों तक पहुँचाएँ कि जहाँ तक इनकी आवाज़ जाए और वो इदारे इनके लिए कोई ना कोई लायामल तय करें। तो आज चूँकि मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के पसमंदा तरीन इलाका जिस यूनियन काउंसिल बंगुई जंडाला से सरदार मिस्त्री खान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनका यहाँ पर आज इनको खुश आमदीद भी कहूँगा, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन साथ में इन्होंने चूँकि तकरीबन 15 दिनों से मुझसे राब्ते में थे और बार बार ये कह रहे थे कि मेरी इंसानी नीयत के नाते जो खिदमात हैं, इंसानी हुकूक़ के लिए जो काम है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो मुझे वक्त दिया जाए। तो हमारे पास चूँकि एक इंसानियत के लिए काम करने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी, तो जो हमारे पास लोग मौजूद थे, तो आज इनको मैंने बाज़ाब्ता मदऊ किया। चूँकि हमारी वेटिंग लिस्ट में ये मौजूद थे, तो मैं अपने फोरम में इनको खुश आमदीद कहूँगा और इनसे आज हमने जो भी गुफ्तगू करनी है वो खालिस्तन इंसानियत की फलाह के लिए करनी है और कुचले हुए तबके की नुमाइंदगी के तौर पर करनी है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने तारफ़ के साथ अपनी जो खिदमात हैं उनका मुख्तसरन अपने नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इसाक साहब और आशिफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पर ये जो तंजीम बनी है, इसके तहत से हमारे बहुत सारे मसाइल जो दुखी इंसान की खिदमत है और पिछड़ा हुआ जो तकवा है उनकी आवाज़ किसी मीडिया तक नहीं पहुँची। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनकी आवाज़ मीडिया तक पहुँचाएँगे और टीवी तक पहुँचाएँगे और वक्त हुकूमत को पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, उन तक भी ये आवाज़ होनी चाहिए कि जो हमारे मुल्क में फंडिंग आती है बाहर से, जो कि NGO को फंड देते हैं, वो फंडिंग का भी चेक बैलेंस कोई नहीं हो रहा कि कोई बंदा उसको चेक बैलेंस नहीं कर रहा कि भाई ये फंड आया है, ये कहाँ खर्च हुआ है, किधर लगा है, किसने किया है। इसी तरह मतलब है कि बेशुमार काम जो कि नजमा स्कूल साहब ने किए और वो भी सियासत के नज़र हो गए और चेक बैलेंस होने की वजह से सियासी लोगों ने कमेटियाँ बना के उसमें शामिल होकर के तब वो अर्ज कर लिए सारे फंड जरा के 12,96,762 का हमारा प्रोजेक्ट है और उसकी मशीनें जो हैं तो वो ख़राब हुई पड़ी है और वो प्रोजेक्ट डैमेज हुआ पड़ा है। 4 साल से मतलब है कि उसके लिए हमने चंदे भी किए हैं और मतलब है कि अभी उसका इंजन बहुत और पड़ा हुआ है और उन लोगों ने कोई उसकी देखभाल नहीं की। और नजमा स्कूल साहब के पास भी मैं 2-3 दफ़ा गया कि भाई इसके बारे में कुछ करें, और बल्कि मैंने यहाँ पर ईरा के पास भी दरख्वास्त दी थी कि वो इनकी चेकिंग करें, तो उन्होंने एक लेटर भेजा। उस लेटर पर भी उन्होंने कोई अमल नहीं किया कि भाई उसके लिए कि भाई वो जो पाइप है नाकुस के, उन्होंने 80 साल की गारंटी दी थी कि इस पाइप की गारंटी 80 साल है। वो जब पाइप फटा तो मैंने इस्लामाबाद ईरा के पास ला के दिया कि ये पाइप जो आपने दिया था और इस तंजीम के तहत गया था WW के तहत, और उसका भी कोई हाल नहीं निकला। उसके बाद मैं जो नक्सपाक है, नक्सपाक ने पहले जो पाइप दिया था 2003 में सर्वे किया था, स्टील का पाइप है, वो भी वहाँ फुटबॉल हुआ पड़ा हुआ है। जरा के ये मिसेस साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। मुझे ये बताएं कि जो WWOP वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पुंछ, ये ख्वातीन की एक तंजीम थी, इसका बुनियादी जो मकसद था वो क्या था? इलाकों के अंदर तामीर और तरक्की करना था, ख्वातीन की फलाह बहबूद था, क्या था मसलन? तो अभी उसकी पोजीशन क्या है? ख्वातीन की फलाह बहबूद करना और कमज़ोर लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना, जो उनके मंशूर में हमें दिया था। लेकिन उसका जो बाद में जब मुझे
प्रोजेक्ट मिलने के बाद सियासत का नज़र हो गया। उसके बाद उन लोगों ने मतलब कोई उस पर काम नहीं किया, फोकस नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान में आके कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई के साफ पानी का जो उनको फिल्टर करने के लिए टंकियाँ दी गई हैं, मुझे मालूम हुआ है, लेकिन वो हमारे इलाके में बमुई में या डरना जडाला में कोई काम नहीं हुआ, जो कि डरना जडाला बमुई में बहुत फोकस तंजीम थी उनकी। तो उस पर वो एक टंकी भी नहीं दी गई कि जो कि साफ पानी करने के लिए उन्होंने दी हो। पासवर्ड पकड़ने में शायद दी हूँ तो मुझे पता नहीं है। और मुझे ये मालूम हुआ है कि यहाँ पाकिस्तान में वो काम हो रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे पास साफ पानी है और उनके लिए मशीनरी और मैन टैंक नहीं बनाया गया सही, कि ताकि उस पानी को स्टॉक करके हम पाकिस्तान में भी बेच सकते हैं, हम दुनिया के हर मुल्क को बेच सकते हैं। जिस तरह के फ्रांस वाले पानी पैक करके बेचते हैं, हमारे पास ही साफ चश्मों का पानी है और उसकी बेशुमार चश्में हमारे पास हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की कोई NGO की मनसूबाबंदी नहीं है। नाक़ुस मनसूबाबंदी की वजह से आम लोगों का रोज़ाना हमारा माशा पीछे से पीछे हो रहा है। अगर कोई बाहर से फंडिंग आती है तो वो फंड भी रीचेकिंग कोई नहीं करता, वो भी हजम हो जाता है। इसलिए कि हर आदमी का एडेट होना चाहिए, जो आदमी चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो NGO है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई आदमी है, जिस तरह के याकूब खान और शकीर खान ने इस वक्त काम किए, तो उनमें सबको पता है कि उन्होंने जो पैसा दिया कश्मीर कौंसिल का, वो भी सफ़ेद कागज़ों पर नज़र हुआ है, वो भी पूरा मनसूबा नहीं लगा हुआ, वो चिट्टे कागज़ों पर सड़कें भी बनी हुई हैं, टंकी भी बनी हैं। इस वास्ते वो भी पूरा सही काम नहीं हुआ। जो टाइकोट की रोड बनी उस पर आप जिस हल्के से तल्लक रखते हैं, हल्का नंबर 4 पुंछ LA-20, उसमें मेंबर कानून साज असम्बली जो मौजूदा सदर सियाब खालिद खान हैं, और मुझे मिस्टर साहब ये बताएं कि उनका सारा वक्त सियासत के अंदर गुजरा, वो बड़े पाए के सियासतदान हैं, वजीर भी रहे। उनकी खिदमात के हवाले से कुछ बताएं कि उन्होंने कितना डिलीवर किया, लोगों की कितनी ज़रूरियात का एहसास करते हुए ज़रूरियात पूरी की। देखें, वो मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई आवाम के लिए खिदमत की। अगर किसी अपने रिश्तेदार को नवाजा हो या अपने किसी तलबदार को नवाजा हो तो कह नहीं सकता। हमारे पढ़े लिखे आदमी किसी को उन्होंने नौकरी नहीं लगाई। जो कि कंजर साहब उनके पड़ोसी हैं, वो भी मैं बांग्लादेश का रहने वाले हैं, जो कायदे आज़म स्कूल चलाते हैं, और बड़ा लायक आदमी था। उसके पास 2 के 3 गोल्ड मेडल हैं। तो क्या उसको नौकरी का सरकारी जॉब का हक नहीं था? मुझे नहीं मालूम कि किस बुनियाद पर उसको जॉब नहीं मिल सकी, और उसने वो प्राइवेट कॉलेज चला के वो अपने चलो उसने एक नेक्स्ट भी तैयार कर ली है, और अपने वालदैन की और अपने बहन भाइयों की हिफाजत भी कर रहा है। वो अगर लोगों की खिदमत उनके लिए नहीं थी या लोगों के लिए उन्होंने काम नहीं किया, तो लोगों ने बार-बार उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। पानीगढ़ के अंदर जो साक्षात प्रोजेक्ट ला रहा था, आप लोगों को पता है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में ये उस वक्त स्पीकर थे, और इन्होंने मतलब है कि वहाँ टॉइंट एयरपोर्ट पर उन लोगों को, तंजीम के लोगों को नहीं इन्होंने दिया, क्योंकि 54 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट लगता तो पानी वाला ढक्की और ये झाड़ू वगैरह और बागियाना के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है, और बड़ी डिपार्टमेंट होती, उनके मकान किराए पर लगते हैं वहाँ पर। ये कैसे कर सकते हैं कि सियाब खालिद साहब ने ये उन्हें दिया? ये सियासी बेस था कयूम खान, और इन्होंने नहीं उन्हें दिया ना। यानी ये तामीर और तरक्की के मुखालिफ लोग। तो ये लोग उनको बार-बार क्यों मुंतखब करते हैं? अगर नहीं करते, जब किसी ने नहीं वोट देता तभी ये बन जाते हैं। जी जी। सरदार कयूम खान जो 73 में जो इलेक्शन हुए थे 73 में, उसमें वो हार गए थे एक वेटर से। उन्होंने मुर्दू को जिंदा करके और मतलब है कि दोबारा इलेक्शन करके तो वो जीते। उसके बाद जो हमारे स्कूलों की हालत है, जो हीरा सीरा के जो अभी हमारे अस्पतालों की हालत है, उसमें मतलब है कि उन्होंने बाकायदा कोई डिमांड भी नहीं की। जो सड़कों पर लिखा हुआ कि सर सब जो हुनरमंद कश्मीर। आप मुझे ये बताएं कि हमारा पेशा जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार लोग जिम्मेदार पेशे से ताल्लुक रखते हैं।
हमारा जो पेशा है वो जिम्मेदार है, हम छोटे जिम्मेदार हैं, ये बड़े हैं, मतलब है कि जिम्मेदार हैं। उसको उन्होंने बजाय तरक्की देने के बिल्कुल बेकार लोगों को बना दिया। अपने तेलों को उन्होंने ज़कात फंड और कुछ से मतलब है कि मांगा, और कोई किसी को ठेका दे दिया, कुछ कर दिया, ऐसा करके उन्होंने मतलब है कि अपने तेलों को मांगा, लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कोई इनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है, तहरीक नहीं है? सरदार खालिद इब्राहिम साहब एक बड़ा नाम है, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़े, फिर सरदार महमूद इकबाल का तल्लक भी है, उसी इलाके से है। जो सरदार खालिद इब्राहिम साहब हैं उन्होंने अच्छी सियासत की, उनकी सियासत जो थी यूरोप साइड की थी। इन्होंने उन लोग को चलने नहीं दिया, उसको इन्होंने चलने नहीं दिया। वो इस बात से इस्तीफा दे के 2 दफ़ा के घर बैठ गया, और उसका असर जो हम लोगों पर बहुत पड़ा, खासतौर पर अरकान मोर्चा के लोगों पर बहुत पड़ा, क्योंकि सियाद साहब को अगर वोट नहीं मिलते थे तो टेक्निकल सीट पर वो आ जाते थे, उनके पास रहा, वो मतलब कि एरोदा वो उनके पास रहा, वो स्पीकर भी रहे, वो मतलब है कि वो क्या न क्या बरकियात में भी रहे, वो सब कुछ उनके पास रहा, कोई ना कोई जरूरत भी उनको देते थे। लेकिन उसके तफायत से जो आज हमारे जो बिल है, बिजली हमारे है नहीं। साहब को नहीं पता कि अरकान नंबर 4 की क्या पोजीशन है, खालिद इब्राहिम को नहीं पता कि अरकान नंबर 4 की क्या पोजीशन है। इस वक्त सबसे बड़ा मुतासर अरकान नंबर 4 है। जो बड़े लोगों के बिल हैं वो उनको कम दिया जाता है, और जो गरीब आवाम पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है। सरदार मिस्त्री साहब, मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ किया सियाब खालिद खान के अंदर इतनी ही खामियां मौजूद थी, आप एक अलग यूनियन काउंसिल है जो पाछोड़ के साथ जुड़ी दूसरी यूनियन काउंसिल है, आपका यूनियन काउंसिल बंगुई के अंदर एक नुमाइंदे थे जिनका बड़ा वोट बैंक था, फिर आपने उनको लाकर सियाब खालिद साहब के साथ क्यों जोड़ दिया? नहीं, ये बात आप नदीम साहब, मैं इसे इतराफ़ नहीं करता, क्योंकि वहाँ बरादरीज़म और कबीलाइज़म चलता है। सुल्तान कबीला जो है वो बड़ा है, हम लोग अक़लियत में है, मुगल भी अक़लियत में है, सरदार बरादरी भी अक़लियत में है, अब्बासी भी अक़लियत में है। इस वास्ते जो कुछ है, जो कुछ वहाँ पर जो करेंगे वो कबीलाइज़म में, चाहे खालिद इब्राहिम बने या सैफ, जिसको वो चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं। अरकान नंबर 4 में कबीलाई तोड़ता है कि जिसको वो बनाएंगे वो पढ़ेगा। अगर कबीलाई सतह पे होता तो मिस्त्री साहब मुझे ये बताएं कि सरदार सगीर चुगताई जो मेंबर कश्मीर काउंसिल बने, उसी हल्के से उनका ताल्लुक था, वो कैसे बन गए? क्या सदरों के अंदर लोगों की कमी थी? वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों को पैसे के साथ प्यार है। सरदार सगीर जो बना तो यहाँ जो रैल पार्क में जो दावत हुई वहाँ भी खर्चा उसने बेशुमार खर्चे। यानी आप कहने का मकसद ये है कि पैसा देकर मेंबर कश्मीर काउंसिल, तो ये पैसे किसने लिए होंगे? आप क्या समझते हैं कि कौन ले गया पैसे? बस ये चाहे आप कुछ ही समझें कि उसके पास पैसा था तो वो बना, गरीब आदमी को कोई नहीं बना। तो अभी क्या समझते हैं कि उन्होंने वो मेंबर कश्मीर काउंसिल मुंतखब होने के बाद उनके जो काम है उनके हवाले से लोग किस कदर मुतमईन है, और आगे उनके लिए क्या काम है? लोगों का तो मुझे नहीं पता। जो मेरी नज़र में सकीर खान और आदिल याकूब के बोर्ड है, कश्मीर काउंसिल 600 साल में कोई कश्मीर काउंसिल का बोर्ड नहीं था। जब से सकीर खान और आदिल याकूब बने, इनने मतलब है कि कश्मीर काउंसिल के स्कीमें दी, सड़कों के लिए पैसे दिए, वो कब्रिस्तान के लिए दिए, और मतलब है कि पानी के लिए दिए, और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए उन्होंने फंडिंग दी, जिसका सबूत मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट के पास ही मौजूद है और कश्मीर काउंसिल में भी मौजूद होगा। लेकिन वो पैसा भी मैं ये दावे से कहता हूँ कि आधा भी नहीं लगा, उसकी भी रीचेकिंग नहीं हुई। न याकूब खान के फंड की रीचेकिंग है तो न सकीर खान के फंड की, कि जो पैसा लगा है वो किधर लगा है, वो 4 साल में जो उन्होंने कितना पैसा दिया है वो किधर लगा है, वो चिट्टे कागजों पर बना हुआ है कि कोई रोड भी तामीर है। आपकी मिस्त्री साहब समाजी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, आपका एक वक्त गुजरा, आपने चूँकि जो यूनियन आती है पाकिस्तान के अंदर लेबर्स के लिए काम करती हैं, इसलिए
उनके साथ आपने काम किया। मुझे ये बताएं कि आपने इस हवाले से कितने इदारों के साथ रुजू किया और वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? देखा जी, बहुत सारे इदारों के साथ मैंने रुजू किया है। मैंने हर इदारे का मैं कश्मीर कौंसिल के वजीर के पास ही गया, मैंने हर इदारे के पास एप्लीकेशन के पास भी खुद भी गया और दरख्वास्त भी भेजी। 14 आदमी का केस मैंने इत्तेसाब ब्यूरो में दिया, जिनकी के बाई नाम रजिस्ट्री है और सीधा मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सब सबूत मौजूद है। करप्शन के केसेस? करप्शन के केस। लेकिन उन्होंने मतलब है कि इत्तेसाब ब्यूरो वालों ने भी वो मतलब है कि मिलाप करके एडी के साथ तो वो मौका पर जाके वो नक्शा नहीं बना सके। मौके पर आने के लिए एडी जो इत्तेसाब ब्यूरो का जो चेयरमैन रावलाकोट सर्किट हाउस में गया तो मैंने उसको बोला कि ये करप्शन हो रही है यहाँ पर जहाँ आप और हम खड़े हैं, यहाँ सब इदारे करप्शन। मैंने खड़े होकर की बात की। उसने कहा इसका क्या केस है, वो नया आदमी था तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने बोला मेरा ये एडी साहब ने कहा तो वो जो मुजफ्फराबाद वाला था उसने कहा हम आज ही जाते हैं नीचे चक्का। वो मौके पर गए नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने लेन देन करके ठप कर दिया या खुद लिख के तो भेज दिया कि भाई क्या है। मेरे केस वहीं पड़े हुए, मेरे केस किसी ने नहीं समाप्त किए, ना एप्लीकेशन वाला कोई गया है, ना आज याकूब खान ने समाप्त की लिए वो लिखा था मतलब पीछा को लिखा था, मिशन ने डीसी को लिखा, डीसी ने एसडीएम को लिखा, एसडीएम के पास हम लोग खुद गए और एसडीएम ने मौके पर न्याय किया। सदर रियासत का अभी ऑर्डर नहीं माना गया, यानी एसडीएम की पावर ज़्यादा है और सदर रियासत की कम है। कानून की तो नाम ही नहीं आता कश्मीर में कि कानून का कोई ये जो इशारात हैं पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली इशारात हैं, इनके हवाले से आप बताएं कि किस तरह जो एक आम इंसान सफ़र करता है उनकी क्या हालत है और उस इंसान की क्या पोजीशन बनती है जिसमें आपके बीमार आते हैं जाते हैं। इसमें देखें जी, वो ये था कि आप लोग भी सफ़र करते थे। ये जो याकूब खान आया तो चलो उसने तो 18 साल से तो वो लोग कभी एक ठेकेदार से कमीशन लिया तो उसको दिया ठेकेदार, कभी दूसरे से लिया उसको दिया, तो 18 साल 15 साल जो 3 इलेक्शन 4 हुए वो उन्होंने कोई काम नहीं दिया, ठेके होते रहे हैं। आज के जिस वक्त ये जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हुआ, हमारी हड़ताल थी क्रास में, इन्होंने कहा कि 96 करोड़ रुपया रोड का है, 4.5 करोड़ रुपया लोगों पर मुआवजे का है, तो जुमेरात तो ये पैसे पेमेंट हो गए। तो हड़ताल इन्होंने ख़त्म कर दी तो वो पैसे इलेक्शन पे लगे और रोड का पैसा अजीज यकूब ने दिया, चलो उसने रोड बनवाया, हम उसका शुक्रगुजार हैं। ट्रेंड एयरपोर्ट की रोड, लेकिन वो अभी पायदार नहीं है। जिस दिन 10 गाड़ी चलेगी वो रोड भी पुख्ता नहीं है, वो अभी से उसकी वेयरिंग शुरू है। मैंने पहले भी अखबार में दिया था कश्मीर लीग में, तो उसके बाद उन्होंने वेयरिंग शुरू की हुई है। अच्छा, ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपकी कोशिश काबिज से कहीं किसी इदारे ने रुजू किया है, वहाँ टोके लग रहे हैं। लेकिन जब अभी तो वो 10 गाड़ी वो तो जाती नहीं है, मतलब कि छोटे ट्रक जाते हैं। जिस दिन वो जाएगी तो फिर पता चलेगा कि अच्छा सरदार मिसिर साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर के कई इलाके हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उन इलाकों के अंदर सेहत आमा की जो सहूलत है वो किस तरह की है और लोगों की क्या हालत है? क्या बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई तरीका तर्ज महकमा सेहत में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोई लाया? अमल क्या है? बड़ी चीज़ यह है कि जो अस्पताल बुगनी का है उसका आप भी विजिट करके देखें, आपने किया भी होगा क्योंकि आपके नज़दीक है वो। तो उसके बीच में कोई में फैसिलिटी नजर नहीं आ रही। अस्पताल है, जो पैसा मुझे नहीं पता कि उसका कितने करोड़ रुपया आया, उसकी इमारत को भी आप मायना करें, उसके बेड भी चेक करें। ये सब चीज़ें, ये जिम्मेदारी बच्चे हुकूमत की है, हमारी और आपकी नहीं है। हमारा काम था मीडिया के साथ काम कराना, मीडिया के से अखबार में दिलवाना, हमने ये जदोजहद की। तो उधर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मीडिया वाले तो पागल हैं या भूखे हैं, उनको ये नहीं पता कि मीडिया क्या चीज़ है।
और उसमें अभी आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो बगू के आपने अस्पताल की बात की, मैं मुझे बताएं कि 2006 का जो इलेक्शन था उसमें सिद्धार सगीर चुगताई के जो बड़े भाई हैं सिद्धार इलियास खान, उन्होंने ये वादा किया था कि हमने यहाँ पर आलमी इदाराजात की मदद से एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का हॉस्पिटल तामीर करना है, फलाई अस्पताल, जिसके अंदर गरीब लोगों को इलाज मुआवजे की फराहमी होगी, सेहत की सहूलियात, उस पर किस हद तक काम हुआ? वो अभी जो जंगाथी में आपने सुना होगा कि बन रहा है, अभी बन रहा है, काम शुरू है उसका। और अब ये हमें नहीं पता, बनेगा तो पता चलेगा कि क्या वो क्या फैसिलिटी देते हैं या कारोबारी सिस्टम जिस तरह हम डॉक्टर चाहते हैं वो सिस्टम होगा, या वो कोई पढ़ाई इदारा बनाएंगे, ये बनने के बाद पता। मिस्टर साहब, आपकी एक लंबी जदोजहद है मसाइल के हवाले से, जो भी इंसानी हकूक़ के लिहाज से तंजीमें काम करती हैं पूरी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में, आप उनके शाना बेशाना अपने मैसेज को, अपने पैगाम को रिकॉर्ड करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें, आपकी सारी बातें उन दराजात को, वहाँ पर जो भी लोग इस तरह की करप्शन में मुलव्वस है, उनको जब नागवार गुजरती हैं तो आपके लिए कहीं मसाइल नहीं पैदा करते? आपके लिए मेरे लिए बहुत मसाइल पैदा किए हुए हैं, मेरे लिए उन्होंने मेरे ख़ानदान में मसाइल बरूद दबाया हुआ है, क्योंकि मुझे तो ये जब तक तो मैं जिंदा हूँ तो मेरी ज़ुबान या साफ़ी की ज़ुबान या कलम कोई नहीं रोक सकता। साफ़ी की कलम या किसी अप्लाई इंसान की जो ज़ुबान होती है वो कोई ज़ुबान भी नहीं रुक सकती तो कलम भी नहीं रुक सकती। जब तक साफ़ियों की कलम है और हमारे अगर अल्लाह ने ज़ुबान में ताकत दी तो हम आप जैसे लोगों से ताउन कराएंगे और आपकी कलम के लिए हम इसको और उठाएंगे। कोई मिस्त्री साहब, आपकी जो उम्र का तकाजा आपका है, आप एक तजर्बाती अमल से गुजर कर ज़िंदगी के इस स्टेज पर पहुँचे हैं, आप कोई भी नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें कि वो किस तरह की जदोजहद करें ताकि उसका कोई नतीजा निकले? या नई नस्ल के लिए ये है कि जनाब, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारा तरीका था, जो हमारा कल्चर था, अगर जो कौम अपने कल्चर को भूल जाए वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि हम यूरोपियन स्टाइल बनाएंगे, यूरोपियन बनेंगे, हम यूरोपियन नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे बाप दादा वही हैं जो गरीब लोग थे, उन्होंने जिम्मेदारी करके मजदूरी करके हमें पाला है, हम उनके बेटे हैं। अब जो है ये जो लोग कहते हैं कि तालीम जैसा लोग हैं, तालीम से मुराद ये होती है कि इंसानियत की पढ़ाओ, इंसानियत के लिए काम करें। मैं तो कहता हूँ कि हम पीछे चलें। जो हमारे अनपढ़ लोग थे उनमें सोच थी, वो देनदार थे, वो ईमानदार थे। जो हमारा नया नस्ल है उनमें से वो सोचता है। तो इनको मैं यही दावत देना चाहता हूँ कि ये पुराने लोगों के पास बैठें और उनसे सीखें कि क्या हमारा कल्चर क्या था, तरीक़ाकार क्या था, आपस में मिल के वेलफेयर करते थे, किसी का मकान गिर जाता था उसका तामीर करते थे, किसी का घास जल जाता था उसकी मदद करते थे। ये सब चीज़ें वेलफेयर का मकसद यही होता है कि दूसरे को अपने पाँव पर खड़ा करें। इन लोगों में वेलफेयर का कोई तरीका में गैस नहीं जाता। तालीम बहुत है, बच्चों के पास ही है, बच्चों के पास ही है, लेकिन अमली ज़िंदगी नहीं है, इस पर अमल नहीं हो। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारा पुराना कल्चर है, छोटी या ज़मीन बहुत बड़ी है, उसको वो आबाद करें। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अपनी एक शेर भी है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरबूर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो आपका मतलब यही है कि अपनी चारदीवारी के अंदर रहते हुए अपने पूर्वजवार के माहौल को दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ मिस्त्री खान, आपसे हमारा राब्ता रहेगा, हम आपको अपने फोरम में बुलाते रहेंगे। मैं आपको दावत दूंगा, उधर आए और जितने भी जालिम किस्म के लोग हैं जिन्होंने के बदमाशी के अड्डे बनाए हुए हैं, और जो कि एक दो केसेस मैंने आपको बताया भी था, वो एक हमारी बूढ़ी ख्वातीन को गोली लगी तो वो उसका केस सुनकर कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है, अगर वो सामने आते तो मैं उस केस को हैंडल करता। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आपकी पूरी जान तक आपकी रहनुमाई के अंदर इसको
अंजाम तक ले जाएंगे। हम आपके इलाके के अंदर विजिट करेंगे, पूरी हमारी टीम आएगी, आपके जितने मसाइल होंगे उनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि सिद्धार्थ मिस्री खान की समाज के अंदर बड़ी खिदमात हैं, जैसे कि आज के इंटरव्यू का मकसद भी यही था, एक नौजवानों को पैगाम भी यही था कि उम्र के इस हिस्से में पहुँच कर भी अगर इंसानियत की खिदमत का काम किया जा सकता है तो जिन लोगों ने वहाँ पर MPhil PhD की डिग्रियाँ ली हुई हैं उनको भी अपने हिस्से की अदायगी करनी होगी। ईस्ट वेस्ट न्यूज़ का फोरम आपके लिए हाजिर है। इस वक्त तक नदीम इसाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।